तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन से फैमिली में। मैं हूं आपका प्रेम भैया। आज फिर से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 5 है वो आपके सामने लेके आ गया हूं। ये लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ा दिया है। लेक्चर नंबर 1 में हमने सेल के बारे में जाना। लेक्चर नंबर 2 में हमने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर इवेंट कि हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना। हमने सेल शेप पे भी चर्चा करी। तो इन सारे टॉपिक के बाद आज का जो चैप्टर है वो आगे हर एक लेक्चर को समझने के लिए, हर एक टॉपिक को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप प्लीज पेन एंड पेपर अपने हाथ में निकालिए और उसको लेके बैठ जाइए और नोट्स को खुद से अपने हाथ से बनाओ। जितना ज्यादा अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, खुद से सोच के बनाओगे, उतना ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ोगे। इस बात को याद रखो। अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो नोट्स अभी से बनाना चालू करिए, ठीक है। और वो आप समझिए पहले तो टॉपिक को, फिर खुद से लिखिए, खुद से समझ के खुद से लिखिए। बार बार ये आप रिपीट करेंगे तो एक समय के बाद आप साइंस के बेताज बादशाह हो जाएंगे। तो कृपया करके अपना पेन एंड पेपर अपने हाथ में लीजिए और बैठ जाइए। तो चलिए, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों आने वाले हर एक लेक्चर के लिए। तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करिए। इधर उधर जिसका भी ध्यान भटक रहा है वो प्लीज अपना ध्यान यहाँ लेके आओ और पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अगर इस लेक्चर को नहीं ध्यान से देखोगे तो आगे दिक्कत आएगी ही आएगी। तो बाद में नहीं कहना आप लोग कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप दुनिया का किसी भी सेल उठा लीजिए, दुनिया के किसी भी सेल को उठा लीजिए, लिविंग सेल को, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको उसके अंदर 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। मेरे साथ रिपीट करिए कि दुनिया का कोई भी सेल होगा, अगर वो लिविंग सेल होगा तो उसके अंदर आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। क्या क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको आपके बुक में दिया है, लेकिन मैं कहता हूं इसके साथ एक और चीज है जो कि आपको हर एक सेल में देखने को मिलेगा, वो है राइबोसोम। भैया ये राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप दुनिया का कोई भी सेल उठाएंगे उनके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, या फिर उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा मौजूद, आपको हम बता देते हैं कि राइबोसोम होगा। चलिए, तो टाइम नहीं गवाते हैं दोस्तों। ये सेंटर में जो आप देख रहे हो ये है साइटोप्लाज्म, या ये क्या है ब्लू कलर का? न्यूक्लियस। क्या है? ठीक है। ये क्या होता है ना, बता दूं मैं आपको, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन ऐसे चढ़ा होता है जो अपने अंदर साइटोप्लाज्म को रखता है, और ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भैया? ये होता है दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर एक सब्सटेंस को रखता है जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर कौन फ्लोट कर रहा होता है, आराम से तैर रहा होता है? साइटोप्लाज्म एक पानी जैसा, फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर तैर रहा होता है न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आगे आपको जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। अच्छा देखो, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्या हम दुनिया के सारे सेल को उठाएंगे तो उनमें सबसे बाहर का लेयर जो आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा? हाँ या ना? जिन बच्चों को पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चाहे लाइव क्लास हो या फिर नहीं हो। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या है कि आप हर एक सेल को उठाएंगे ना तो बाद में जाके देखा गया कि ये जो है ना सबसे आउटर कवरिंग ये बहुत सारे सेल में बाहरी देखा गया कि ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? मेरे साथ रिपीट करिए, क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ एक सेल के अंदर देखा गया तो मौजूद था सेल वॉल। क्या मौजूद था? सेल वॉल। अब मैंने आपको जो पिछले पेज पे पढ़ाया तो क्या ये मैंने गलत पढ़ाया? नहीं। क्यों? मैंने बोला आप कोई भी सेल उठाएंगे उसके अंदर 3 चीजें देखने को मिलेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। दोस्तों तो जिनके पास सेल वॉल था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर था। जैसे समझिए,
मान लो ये है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और स्ट्रक्चर आके खड़ा बैठ गया था जिसका नाम था, ये है सोचिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक और स्ट्रक्चर आ गया था जिसका नाम था सेल वॉल, और बाद बीच में वैसे ही साइटोप्लाज्म था, यहां सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद था, सब वैसे ही था। तो समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कि दुनिया के सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन सभी सेल में सबसे बाहर का लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये सही नहीं है। कुछ जैसे कि प्लांट, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंजाई, इनके अंदर क्या हुआ कि बाहर के जब सेल के स्ट्रक्चर को देखा गया तो सेल वॉल था। अच्छा भैया, क्वेश्चन ये है कि क्यों उसको सेल वॉल दिया गया, तो हमें क्यों नहीं सेल वॉल दिया गया? जो एनिमल होते हैं, जैसे हम, आप, मछली ले लो, स्नेक ले लो, इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो ले लो, मच्छर मक्खी, अरे सबको ले लो, जो जो तुम्हें उड़ता हुआ देखता है, इवन जो डॉल्फिन है, जो फिश है, सब सब एनिमल में आते हैं, ठीक है। अर्थवर्म है, सब एनिमल है, ठीक है। तो ये जितने एनिमल है, इन सब के बाहरी सेल को देखा गया, बाहरी मेम्ब्रेन को, सेल के बाहरी मेम्ब्रेन को देखा गया, तो आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट जब हम प्लांट को देखने गए तो पता चला यार यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, लेकिन इसके बाहर एक और स्ट्रक्चर है और काफी मजबूत है, उसका नाम रखा गया सेल वॉल। तो चलिए पहले जानते हैं हम कि प्लांट के अंदर जो सेल वॉल दिया गया वो क्यों दिया गया। सोचिए, आप आराम से बाहर निकले और रोज बहुत तेज धूप आपके ऊपर आने लगे, तो आप फिर क्या करते हो? कहीं छाव देख के वहां जाके छिप जाते हो, है कि नहीं? गर्मी में बीच दोपहर में, मान लो आप गए राजस्थान में, ठीक है, और राजस्थान के था या फिर थार डेजर्ट में गए, तो आप वहां जब जाते हैं तो आपको इतना ज्यादा गर्मी फील होता है, तो आप क्या ढूंढते हैं? छाव, और छाव में जाके छिप जाते हैं। लेकिन प्लांट के साथ बेटा ऐसा नहीं होता है, उसको भगवान एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का क्षमता नहीं दिए, है कि नहीं? अब मान लो बाहर तुम गए, बहुत तेज बारिश होने लगी, तो क्या प्लांट छिप सकता है? क्या नहीं छिप सकता है। तो इन सब से लड़ने के लिए, अच्छा, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट के हिसाब से देखो तो कितना छोटा है, प्लांट बहुत बड़ा है उसे, उस हिसाब से। तो उसको हमारे तुम्हारे जैसे बोन तो नहीं दिया गया है, तो बोन नहीं दिया गया तो क्या दिया गया? तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग उसको बनाने के लिए उसके अंदर सेल वॉल, हर सेल के ऊपर एक सेल वॉल लगा दिया गया। तो अब क्या क्या बोल दिए भैया आप? हाँ देखो, तो सेल वॉल का देखिए क्या काम है। सेल वॉल प्लांट के अंदर क्यों दिया गया? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हर एक बुरे सिचुएशन में, जैसे जब धूप ज्यादा हो जाए, जब आपने उसके ऊपर कुछ गिरा दिया, मान लो उसके ऊपर कोई अटैक हो गया, छोटा मोटा कोई केमिकल आ गया, तो उससे उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो भाग तो सकता नहीं है ना। आप और हम भाग सकते हैं, क्या कोई प्लांट का सेल भाग सकता है? नहीं भाग सकता है। प्लांट भाग सकती है? नहीं भाग सकती जगह छोड़ के। तो इसीलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया सेल वॉल। तो सेल वॉल का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू द सेल। ओके, देन ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अरे इतना बड़ा जो पेड़ हो जाता है उसको कौन सपोर्ट दे रहा होता है? यही सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होता है? मर जाता है कुछ समय बाद। सेल वॉल क्या होता है? डेड हो जाता है। डेड हो जाता है। अब तुम जिंदा आदमी को मारो तो उसको पता चलेगा, किसी मरे हुए को मारो, क्या उसको पता चलेगा? वो तुमको वापस में रिप्लाई करेगा? नहीं। उस वैसे ही इसको डेड बना दिया गया, बाहरी स्ट्रक्चर को, समझे कि नहीं? इसको डेड बना दिया गया। यहाँ बीच बीच में से क्या कर दिया गया? होल कर दिया गया, जिससे क्या होता था कि कोई भी सामान आया तो आराम से, छोटा सा होल है कि बहुत बड़ा सामान इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकता, छोटा मोटा सामान एंट्री ले सकता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने हिसाब से इसको अंदर लेगी बाहर करेगी, अंदर लेगी और बाहर करेगी। समझ में आ रहा है कि क्या हुआ? तो सेल वॉल का क्या काम था? ये बाबू क्या होता है? डेड हो जाता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट के सेल को, ठीक है। बैक्टीरिया में भी पाया जाता है सेल वॉल, बस एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता है। फंगस जो मशरूम खाते हो उसके अंदर भी सेल वॉल पाया जाता है, समझे कि नहीं? तो सेल वॉल सबके अंदर पाया जाता है, बस एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तो सेल वॉल क्यों होता है भैया? प्रोटेक्शन के लिए होता है। सेल वॉल क्यों होता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होता है। सेल वॉल क्यों होता है? और बताइए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। किसको? प्लांट को एक ताकत प्रोवाइड करता है कि चलो भाई तुम बहुत बड़ा हो जाओ, बहुत लंबा हो जाओ। समझ में आया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब नहीं कर पाता था, तो हमारे अंदर दिया गया कि चलो ठीक है, जब बुरा सिचुएशन आएगा इसको हम पैर हाथ दे देते हैं, आराम से उठ के इधर उधर भाग जाएगा। लेकिन ये प्लांट के साथ ऐसा नहीं था दोस्तों, प्लांट इधर उधर भाग नहीं पा रही थी, तो उसको क्या किया गया? एक सेल वॉल जैसा एक और स्ट्रक्चर दे दिया गया कि चलो तुमको ही प्रोटेक्ट करेगा। कोई दिक्कत? अरे नहीं ना बेटा,
चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक बात और समझिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिसने नहीं देखा है वो समझ लो, आगे मैं इससे सवाल पूछूंगा कि सेल दो तरीके के होते हैं। क्या भैया? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है भैया, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। भैया इसमें डिफरेंस क्या है? तो मैंने बोला था यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका प्रो का मतलब होता है ओल्ड और कैरियोन का क्या मतलब होगा? न्यूक्लियस। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भैया। तो इसके पास क्या होता है बेटा कि पुराने जमाने का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब समझिए, हर एक सेल में क्या होता है, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ये बेटा इसके पास क्या होता है ना, एक रॉड शेप ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। कोई दिक्कत है किसी को? इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होता है कि ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है ना प्रोकैरियोट में, ये सिंपली साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा मेम्ब्रेन तुमको देखने को नहीं मिलेगा जो इसको पैक करे। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल को देखने चलते हैं तो इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसका जो ये बीच में ये जो है ना रॉड शेप स्ट्रक्चर, इसको भी एक डब्बा के अंदर बंद कर दिया जाता है क्रोमोजोम को। तो इसका न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इनवेलप होता है। बट इनके अंदर नो न्यूक्लियर इनवेलप इनक्लोजेस व्हाट ओवर किसके ऊपर? क्रोमोसोम। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आके रिप्लाई देंगे, हर एक सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहेंगे। और वादा है हमारा, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तुम जहां से जाके सॉल्व करना होगा कर लेना। बस आप पढ़िए पढ़िए और हम आपके साथ हैं और आपको हम टॉपर बनाएंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। और जाके कंटेंट मिला लेना पूरे यूट्यूब पे, जिससे मिलाना होगा फिर आना मेरे पास, ठीक है। आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए चलते हैं। तो भैया प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा कि इसके पास ओल्ड न्यूक्लियस था। मतलब न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप दोनों सेम बात है, वो क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं था। क्रोमोजोम वही होता है बेटा जो तुम्हारे कलर को डिसाइड करता है, तुम्हारे आंख का कलर, तुम्हारे आंख का पोजीशन क्या होगा, आंख यहाँ होगा कि आंख यहाँ होगा, बाल यहीं पे उगाना है, तुम्हारा शेप कैसा होगा, तुम्हारा साइज कैसा होगा, तुम्हारे आंख का कलर क्या होगा, तुम्हारे बाल का कलर क्या होगा, तुम्हारे बॉडी का कलर क्या होगा, तुम्हारा हाइट क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? यही सेंटर में बैठा है, ये दिमाग है, दिमाग ब्रेन, सब कुछ इसी के कहने पे चलता है कि तुमको तुम्हारा शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, सब इसी के कंट्रोल में है, तुम्हारा कलर क्या होगा। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, तो बाद में जब सेल एडवांस हुआ, ये तो सबसे मान लो सबसे पहले का सेल है, बहुत पुराना, जब पहला बार बना होगा इस धरती पे सेल, तो कुछ इस तरीके का सिंपल रहा होगा। लेकिन बाद में जब सेल अपने आप को इवॉल्व करी और बहुत अच्छा बनाई, मतलब जो हर एक सिचुएशन में कोप अप करवाए, तो वो क्या किया, यूकैरियोटिक सेल बनाया। और यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले तो अपने डीएनए को, अपने जो क्रोमोसोम है उसको प्रोटेक्ट किया गया, उसके ऊपर न्यूक्लियर इनवेलप चलाया गया। बहुत सारा वर्ड मैं बोल देता हूँ जो नहीं समझ में आ रहा होगा, बट जो आने वाला लेक्चर है उसमें हर एक चीज को इतने तोड़ तोड़ के पढ़ाने वाला हूँ ना, जो भी बोल रहा हूँ हर एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और उसके बाद तुम एनसीईआरटी खोलना, कोई कहता है टफ है, इतना आसान है कि पढ़ के तुम्हें मजा आ जाएगा, सब समझ में आएगा, पूरा वादा है मेरे तुमसे। चलिए देखो, ये ना तुम्हारे अभी इस चैप्टर में नहीं दिया है, बट आने वाले चैप्टर में दिया है। तो भैया यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? अभी समझ में आए क्यों पढ़ा रहा हूँ। इस धरती पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, अच्छा तुम पहले एक बात बताओ, समझ गया ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रो में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यू में होता है, ठीक है। एक और बात याद रखिए कि आगे मैं बताने जा रहा हूं, प्रो में कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं होते, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट। और यहां सेल ऑर्गेनल क्या होता है? प्रेजेंट। पिछले लेक्चर मैंने अच्छे से पढ़ाया है, नहीं आ रहा है तो एक बार उसको जाके देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा सब लेक्चर है। चलिए अब देखिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होने के बाद अब हम आगे एक स्टेप बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या है। ये जो है ना, दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनको ना 5 ग्रुप में डाला गया, ठीक है। आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे, इसको किंगडम बोला गया, इस ग्रुप का नाम क्या बोला गया? किंगडम। तो कितने ग्रुप में बांटा गया भैया? 5। कितने ग्रुप में भैया? 5।
पांचों का नाम रिपीट करिए। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई और चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। भैया इसको क्यों पढ़ा रहे हो? चलो मैं बताता हूँ, मैं तुमको रूबरू कराता हूँ इन सब से। एनिमल में वो सब आते हैं, हम हैं, तुम है, मंकी है, काऊ है, कैट है, जो भी तुमको दिख रहा है जो 4 पैर पे 2 पैर पे चल रहे हैं, इवन मॉस्क्यूटो है, इंसेक्ट्स जो भी आप देखते हो आपके घर में, लिजार्ड है, सब किसके अंदर आते हैं? एनिमल के अंदर। सब किसके अंदर आते हैं? एनिमल के अंदर। प्लांट से तुम अच्छे से रूबरू हो कि प्लांट क्या है। देखो ये फंजाई क्या है, इसका एग्जाम्पल है मशरूम, मशरूम जो तुम खाते हो, ठीक है, ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल भी है जो तुमको डैमेज करता है, जो कभी रिंगवर्म हो जाता है और तुम उसको खुजलाते रहते हो, ठीक है। जिसको नहीं हुआ है पूछना, तुम्हारे घर में किसी न किसी को लाइफ में कभी न कभी तो हुआ ही होगा, वहां पे फिर रिंग गार्ड लगाए होगे तुम लोग, ठीक है। तो ये है मशरूम, ठीक है। तो मशरूम ये एक अलग ग्रुप है, जैसे एक में एनिमल को डाल दिया गया, एक में प्लांट को डाल दिया गया, एक में मशरूम के फैमिली को, उसके फैमिली का नाम बोला गया भाई फंगस, फंजाई, फैमिली का नाम क्या बोला गया? फंजाई। एक में है प्रोटिस्टा, अभी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था अमीबा के बारे में, आगे भी देखेंगे। ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। और ये है मोनेरा, ये क्या है? मोनेरा। जितना बैक्टीरिया है, चाहे जितना, जो तुमको तुम्हारा तबीयत खराब करता है, जो दही में पाया जाता है या जो गाय भैंस का तबीयत खराब करे, जितना बैक्टीरिया है सबका ग्रुप एक जगह बना दिया गया। तो मोनेरा किसके ग्रुप का नाम है? बैक्टीरिया के। अमीबा के ग्रुप को क्या बोलते हैं? उसके जो किंगडम है उसको क्या बोलते हैं? उसके किंगडम को बोलते हैं प्रोटिस्टा। वही सही। फंजाई के ग्रुप में कौन? एग्जाम्पल का नाम बताए? मशरूम। प्लांट को तो आप जानते ही हो, आम का पेड़, लीची का पेड़, घास, सब क्या है? प्लांट है। एनिमल मैंने आपको बता दिया। तो 5 ग्रुप में इस दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किया गया था? डाल दिया गया 5 ग्रुप में। कितने ग्रुप में? 5 में। रिपीट करो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया को डाला गया, प्रोटिस्टा में अमीबा के जैसे ऑर्गेनिज्म को डाला गया, ठीक है। और तो और फंजाई में जितने फंगस थे उनको डाल दिया गया, प्लांट में प्लांट को, एनिमल में हमारे तुम्हारे जैसे ऑर्गेनिज्म को डाल दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है भैया, इससे समझाना क्या चाहता हूँ मैं तुमको? एक बात बताना चाहता हूँ कि बेटा बस ये मोनेरा सिंगल, ये बस मोनेरा ही एक ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक है। ओनली मोनेरा प्रोकैरियोटिक, मतलब इसी के पास सिर्फ पुराने जमाने वाला न्यूक्लियस है। इसका जो क्रोमोसोम है वो आराम से साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसके पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। सेल ऑर्गेनल में आगे बताने वाला क्या होता है। जैसे तुम्हारे पास ऑर्गन है ना, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सबका अलग अलग काम है, उसी तरीके से जो आगे चल के यूकैरियोटिक सेल बना उसने सेल ऑर्गेनल भी बना दिए और सबका काम बांट दिया, ठीक है ना सब। तो ये जितने हैं चारों के चारों, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत है क्या भैया? नहीं ना हो। तो प्रोकैरियोटिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ मोनेरा। तो जितना बैक्टीरिया है वो सब क्या है? प्रोकैरियोटिक। जितना बैक्टीरिया है सब प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इस ग्रुप में जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं सब यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब इसका जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर न्यूक्लियर इनवेलप चढ़ाया गया हुआ है। आगे चलते हैं, चलो तुम बताओ। यहां ना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तुम अब हमको बताओगे अभी तक जो हमने तुमको पढ़ाया कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, भैया समझ में आ गया। यूकैरियोटिक क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रो और यू किसके बिहाफ पे बांटा गया था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर उसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोल दो, नहीं था प्रोकैरियोटिक के ऊपर, यूकैरियोटिक के ऊपर था। उसके बाद हमने देखा कि इस दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अब इसके बिहाफ पे हम तो कुछ क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहला पेज ये था कि अब दुनिया में जितने भी लिविंग सेल को देखोगे उसके अंदर तुमको क्या देखने को मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस, 3 चीज देखने को मिलेगा। चौथा, 3 तो तुम्हारे एनसीईआरटी में, चौथा मैंने बताया तुमको हर एक सेल के अंदर राइबोसोम भी देखने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर और तो क्या मैंने बोला था? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी, दुनिया में जितने लिविंग सेल है सबके अंदर है, ठीक है भाई। सेल वॉल, भैया सेल वॉल किसके अंदर है?
चलो बता देता हूं मैं। सेल वॉल, सेल वॉल कहने का मतलब ये है बेटा, ये तुमको दिख रहा होगा प्रोकैरियोटिक। चलो बैक्टीरिया मिटाता हूं, सब लिख लेना, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। सेल वॉल मोनेरा के अंदर होता है, सेल वॉल इसके अंदर होता है, सेल वॉल मोनेरा के अंदर होता है, मतलब जितना बैक्टीरिया सबके अंदर होगा। सेल वॉल इनके अंदर भी होगा, सेल वॉल इनके अंदर भी होगा, सेल वॉल मशरूम के अंदर भी होगा, सेल वॉल होगा, यस यहां भी होगा, प्लांट के अंदर भी बेटा सेल वॉल होता है। मैंने तो बताइए क्या क्या करता है, बस नहीं होता है नो सेल वॉल इन एनिमल, ठीक है। तो सारे ग्रुप के अंदर है, जो 5 में डिवाइड किया गया, सब के अंदर कहीं ना कहीं तुमको सेल वॉल देखने को मिलेगा, बस एनिमल के अंदर नहीं होता है क्या, सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना सेल को, एक ताकत स्ट्रेंथ देना प्लांट को, ठीक है ना। ये सब कौन करता है, प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन किससे, अरे भैया किसी भी बुरे सिचुएशन से, जो भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा उसे प्रोटेक्ट करेगा सेल को, ठीक है, सेल वॉल। तो सेल वॉल किन के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर भी है भैया, फंजाई के अंदर, बोलो बोलो, हाँ है। प्लांटी के अंदर, बोलो, जी हाँ, प्लांट के अंदर तो है ही है, कोई एक्सेप्शन नहीं, सब के अंदर पाए जाते हैं। एनिमेलिया नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट। कोई दिक्कत है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब के अंदर। सेल वॉल बस 4 के अंदर, एनिमेलिया के अंदर नहीं। राइबोसोम, मैंने बोला ना राइबोसोम भी भैया सब के अंदर। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, और वही प्रोटीन से बनता है एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो ना कोई कुछ खाएगा तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और कोई भी काम बॉडी का नहीं हो पाएगा, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है वो भी नहीं बन पाएगा। तो राइबोसोम बहुत जरूरी है, याद रखना, वो सब के अंदर, सब के अंदर। सेल ऑर्गेनल, बोला था प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड लिखा हुआ है। वैसे तो राइबोसोम भी सेल ऑर्गेनल है, लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके पास एक ही मेम्ब्रेन होता है बस, बैक्टीरिया या फिर मोनेरा के पास, जो प्रोकैरियोटिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। बट जो यूकैरियोटिक है उनके अंदर छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड और भी ऑर्गेनल्स होते हैं। वो जैसे तुम्हारे बॉडी में ऑर्गन है ना, वैसे इस सेल का अपना ऑर्गन होता है, जो अलग अलग काम करता है। कोई एनर्जी बनाता है, कोई खाना बनाता है, कोई उस खाने को तोड़ के एनर्जी जनरेट करता है, कोई प्रोटीन बनाता है, कोई एंजाइम बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई खाना को स्टोर करता है, सबका अलग अलग काम है। तो ये ना जो मोनेरा है उनके अंदर एब्सेंट, क्या होता है, एब्सेंट। मोनेरा के अंदर कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक्सेप्ट क्या है, कोई होता ही नहीं है, एक ही मेम्ब्रेन होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, बट आपको इन तीनों के अंदर देखने को मिलेगा। जी भैया जी, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसी को नहीं आ रहा है तो रुको, 5 मिनट लेक्चर में रुको, सब समझ में आ जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं हो। अभी तक कोई दिक्कत हुआ नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल, भैया प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ एक ही है, कौन बताओ, मोनेरा, बाकी सब यूकैरियोटिक। कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में क्या था, प्रोकैरियोटिक का क्या था, मैंने और आपको क्या बताया था प्रोकैरियोटिक में, कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या था, एब्सेंट। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे जो लेक्चर पढ़ाने वाला हूं ना, उसमें जब आएगा तो आपको दिक्कत नहीं हो, इतना खोल दे रहा हूं हर एक टॉपिक को, कि जो बच्चा अभी से पढ़ेगा ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यार, तुम अभी तो छोड़ो, 11th में भी कोई तुमको पीछे नहीं कर पाएगा। दैट्स माई प्रोमिस, ठीक है ना। और मैं इतना घमंड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे कंटेंट पे पूरा भरोसा है, समझे। जाके वैसे तुम मिला लेना कितने अच्छे से कौन पढ़ाते हैं, इतना लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज किसका लेक्चर है, जाके देख लेना, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होता है, और क्या बोला था मैंने इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड, वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, इनके अंदर मैं तुमको दिखाने वाला हूं कि इस सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैंने तुम्हें बोला ना कि भैया सेल वॉल नहीं होता है, अरे हाँ भैया आपने बोला, किसके अंदर, एनिमल के अंदर। तो चलो एनिमल के अंदर देखते हैं कि क्या कोई सेल वॉल है, नहीं भैया। अच्छा, ये जितना नाम तुम देख रहे हो ना, ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं, सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं, सबको पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो इन सब में देखिए, आपको कहीं क्या
कोई सेल वॉल नाम का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, सेल वॉल सिर्फ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल के सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है। तो प्लांट में मैंने बोला था सेल वॉल होता है, बोला था मैंने बैक्टीरिया में भी होता है। तो बैक्टीरिया में ये लो, ये है ना सेल वॉल। अच्छा, प्लांट के अंदर भी मैंने क्या बोला था? सेल वॉल होता है। तो ढूंढिए सेल वॉल कहाँ है। ये देखिए यहाँ है सेल वॉल लिखा हुआ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये एडजेसेंट सेल वॉल क्या लिखा हुआ है भैया? ये क्या है? ये कौन सा नया सेल वॉल है? क्या दो दो सेल वॉल का लेयर होता है? नहीं बेटा, दो दो नहीं। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी वाले सेल का सेल वॉल है, बगल वाले सेल का सेल वॉल है, दोनों चिपके होते हैं आपस में, सब एक दूसरे से जुड़ा होता है सेल। समझ में आया कि नहीं? तो एडजेसेंट सेल वॉल का मतलब बगल वाले सेल का। और ये सेल वॉल प्लांट के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है, लेकिन सेल वॉल किसके अंदर नहीं है? एनिमल के अंदर। तो सेल वॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, किसके अंदर होता है, किसके अंदर नहीं होता है। तो सबसे बाहर कौन सा लेयर आपको देखने को मिला? अगर मिलेगा प्लांट के अंदर, प्लांट को देखेंगे तो सेल वॉल, बैक्टीरिया को देखेंगे तो सेल वॉल, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल के अंदर सबसे पहला लेयर कौन होगा? सबसे बाहर कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पास कोई सेल वॉल नहीं। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में तैर रहे होंगे। अगर प्रोकैरियोटिक है तो सीधा साइटोप्लाज्म में कौन होगा? देखो ये देखो, न्यूक्लियोइड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नो, इसके पास न्यूक्लियर इन्वेलप, कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है इसके पास। और सीधा यहाँ बीच में आराम से तैर रहा होता है। इसका जो डीएनए है या जो क्रोमोसोम है वो आराम से बीच में ऐसे तैर रहा होता है। इस कौन न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं भैया। कोई दिक्कत? राइबोसोम इसके अंदर भी। अच्छा तुम देखो, सबके अंदर राइबोसोम हो। मैंने बोला ना एनसीईआरटी नहीं लिखा, लेकिन खोजो ना, सबके अंदर राइबोसोम होगा। चलो इसके अंदर, प्लांट के अंदर खोजो, कहाँ है राइबोसोम? खोजो खोजो खोजो, वेयर इज राइबोसोम? यहाँ देखो, ये है राइबोसोम प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर ढूंढिए, कहाँ है राइबोसोम? ढूंढिए, ये देखो, ये है राइबोसोम। बोला था ना सबके अंदर मिलेगा तुमको। कोई दिक्कत? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम को बहुत अच्छे से देखेंगे, खोल खोल के देखेंगे, टेंशन मत लो। आने वाले टाइम में जो सेल ऑर्गेनल एक एक करके हम पढ़ाएंगे ना, उसमें वो भी आएगा, ठीक है। और राइबोसोम, भैया राइबोसोम सेल ऑर्गेनल में पढ़ाओगे तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है? नहीं, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये क्या है? राइबोसोम के ऊपर मैंने बोला ना, कोई प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होगा। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड, कौन? राइबोसोम, ठीक है। और तो कोई ऑर्गेनल्स तो है ही नहीं इसके अंदर। तो मैंने सबका इमेज भी आपको दिखा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक डिफरेंस जान लेते हैं प्लांट और एनिमल में। चलिए पहले तो ये बताओ सिमिलरिटीज क्या है भैया? दोनों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सारे सेल के अंदर देखने को मिला है, सारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, सारे सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा। आपने तो बोला था राइबोसोम भी होगा, तो हाँ राइबोसोम भी होगा। तो चार चीज तो ये तो सिमिलरिटीज आ गए। बाकी भी जितने सेल ऑर्गेनल पढ़ाएंगे हम आगे, वो सब एक दूसरे में पाए जाते हैं, ठीक है। तुम देखना, इसमें गोल्जी बॉडी है ना, इसमें खोजो तुमको देखने को मिलेगी। ये लो गोल्जी एपरेटस है ना। इसमें देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, रफ है। तो यहाँ देखो, ये रफ है, यहाँ स्मूथ है, यहाँ भी तुमको स्मूथ देखने को मिल गया, यहाँ रफ भी होगा, हो ही नहीं सकता नहीं हो। तो सब कुछ मिलता है। तो डिफरेंस क्या है भैया? तो डिफरेंस ये है बेटा, सबसे पहले देखिए, इसके पास पेन कोई अच्छा सा कलर मिल जाता ना तो वो सब दिखता। डिफरेंस ये है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट है। प्लांट के अंदर, किसके अंदर? ये क्या है? प्लांट का सेल है। और ये क्या है? एनिमल का सेल है। इनके अंदर तुमको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, लेकिन इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एनिमल में ढूंढो, एनिमल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, बस प्लांट में देखने को मिलेगा। और क्या भैया? इनके अंदर ना तुमको एक चीज और देखिए, सेल वॉल होगा। सेल वॉल ढूंढिए, यहाँ सेल वॉल है लेकिन यहाँ सेल वॉल नहीं है। तो चलिए डिफरेंस लिखते हैं, क्या क्या है प्लांट के अंदर। ये क्या है? प्लांट सेल। ये क्या है? प्लांट का सेल। ये क्या है? एनिमल का सेल। कोई दिक्कत? तो प्लांट के सेल के अंदर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट। ये डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। और पहला, इनके अंदर क्या है बेटा? इनके अंदर बताइए, एनिमल के अंदर पहला सेल वॉल एब्सेंट, क्या है? और तो और दूसरा देखिए, दिख रहा है ना, विजुअल तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको, ठीक। दूसरा क्या है? यहाँ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसी को ना, ये अभी समझिए, अभी आप इतना समझिए, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड कहीं लिखा आ जाए, दोनों सेम मतलब, प्लास्टिड। आगे समझ में आएगा आपको।
इसको भी बहुत अच्छे से देखने वाले, हर एक ऑर्गेनल को देखने वाले। यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट, और यहाँ पे प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट, एब्सेंट। कोई दिक्कत है? तो सेल वॉल है, प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, क्या कोई दिक्कत है? यहां ना एक और चीज आप लिखिए, यहां लार्ज वैक्यूल होता है। क्यों भैया बड़ा वैक्यूल होता है? अरे तुम इसका खाना चुरा के खा जाते हो, तुम यहाँ से आम तोड़ते हो, सब्जी तोड़ते हो, इस उसमें क्या होता है, खाना जमा होता है, तो कहाँ जमा करेगा? तो वैक्यूल के अंदर। हमारे अंदर भी होता है, हमारे अंदर लेकिन बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल वैक्यूल। तो एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है। चलो अगले पेज पे देखते हैं। ये मान लो प्लांट और ये मान लो एनिमल, कोई दिक्कत? और इनके प्लांट, एनिमल और ये क्या हम देख रहे हैं, डिफरेंस। ठीक है, यहां हमने देखा पहला सेल वॉल प्रेजेंट, यहां एब्सेंट, यहां बताओ दूसरा मैंने क्या बोला था तुमको, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड प्रेजेंट, यहां क्या है, एब्सेंट। जी हाँ बच्चों, यहां लार्ज वैक्यूल। कोई डिफरेंस आए सीधा लिख देना। सिमुलेटिव्स तो भर के, चार तो मैंने शुरू में ही तुमको बता दिया था। यहां तीसरा लिखिए, स्मॉल वैक्यूल। यहां देखो, अब लास्ट है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है यहां बताओ, एब्सेंट। ये सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट। कोई दिक्कत? भैया सेंट्रियोल तो देखा ही नहीं हमने। चलो देखो, दिख जाएगा, खोजो एनिमल में सेंट्रियोल कहीं है क्या? ये देखिए एनिमल में सेंट्रियोल है, ठीक है। और ये सेंट्रियोल सेल को जब डिवाइड करना होता है, एक सेल जब दो सेल में बढ़ते हैं, अरे बताया था ना मैंने सेल थ्योरी में, आप लेक्चर नंबर 2 अगर आप 1 आपने देखा होगा तो बताया था, विरकाउ ने बोला नया सेल पुराने सेल से आता है। तो जब सेल डिवाइड करता है ना, उस समय ये सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, सेंट्रियोल यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। डिफरेंस समझ में आ गया। सिमिलरिटीज तो तुम ना जैसे हम सेल ऑर्गेनल पढ़ाएंगे उसका भर के लिख दोगे, भर के लिख दोगे, सिमिलरिटीज ही सिमिलरिटीज। अब आते हैं दोस्तों सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर। क्या है सेल ऑर्गेनल? देखो जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर हार्ट बनाया गया, लंग्स बनाया गया, किडनी बनाया गया, तुम्हारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन को बनाया गया। वो ऑर्गन का काम क्या है? वो एक पार्टिकुलर काम कर रहा है। कोई जो है सो ऑक्सीजन को ले रहा है, ऑक्सीजन को बॉडी में दे रहा है ब्लड को, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। कोई हार्ट का क्या काम है? वो ब्लड को क्या कर रहा है, पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है ब्लड को, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैल रहा है। वहीं किडनी का क्या काम है? फिल्ट्रेशन का काम है। तो हर एक का काम अलग अलग बांट दिया गया। तो जब सेल इवॉल्व हो रहा था, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, उनके पास कुछ नहीं था, वो काफी सिंपल सेल था, है कि नहीं? तो आपने देखा कि उनके पास कोई सेल ऑर्गेनल था ही नहीं। तो जब वो ना आपस में आए होंगे और इकट्ठा हुए कहेंगे हम अब चलो मिल के ना कोई तुम्हारे और हमारे जैसा ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, तो उस समय इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सेल के अंदर क्या करते हैं कि सारे के सारे जो काम है उनको बांट देते हैं और उनको अलग अलग ऑर्गेनल्स को दे देते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनल जैसे क्लोरोप्लास्ट जो पीछे देखा ना प्लांट में पाया जाता है, उसका काम होता है खाना बनाना, ग्रीन पार्ट वही होता है, हरा तो वो उसी वजह से दिखता है। तो कोई को खाना बनाने का काम दे दिया गया, कोई को दे दिया गया कि तुमको इस खाने को तोड़ के एनर्जी जनरेट करना है। हमारे बॉडी में खाना आएगा तो तोड़ा जाएगा, एनर्जी जनरेट होगा। प्लांट के अंदर भी तोड़ा जाएगा एनर्जी। खाना तो बना वो अपने लिए रहा है, ज्यादा बना देता है तो हम तुम भी खा लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यही है। तो इसीलिए ऑर्गेनल्स को लाया गया, सबका काम अलग दे दिया गया कि भैया कोई प्रोटीन बनाएगा, कोई प्रोटीन का पैकिंग करेगा, कोई इसको एंजाइम में बदलेगा। तो जब खाना तुम खाओगे तो उसके ऊपर एंजाइम जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा, समझे कि नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल में। तो वही एब्जॉर्ब करके फिर हर एक सेल के पास। तो ये सब हम देखेंगे, सारे टॉपिक को देखेंगे। तो ये सारा काम जब आया कि भैया इतना भारी भारी काम है, इन सबको फिर क्या किया जाए, तो अलग अलग ऑर्गेनल्स को दे दीजिए। तो सेल के अंदर क्या बनाया गया, सेल के ऑर्गेनल्स को बनाया गया। देखो तुम्हें दिखेगा ये सब जो तुम देख रहे हो, गोल्जी अपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस भी तो एक ऑर्गेनल भी है। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो सब सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है,
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल, इन सबको देखेंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनल के बारे में चलिए जानते हैं। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि सेल को जीवित रखने में, उनको जिंदा रहने में मदद करता है, बात खत्म है। या जो वो काम करते हैं, ये क्या है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। ध्यान से पढ़िए, विद इन द सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि इसेंशियल होता है किसके लिए, लाइफ। मच लाइक, ये किसके जैसा होता है, किसके लिए इसेंशियल होता है, लाइफ के लिए। और ये मच लाइक किसके जैसा है, लाइक ऑर्गन इन योर बॉडी, ठीक है। जैसे आपके बॉडी का ऑर्गन आपके लिए काम कर रहा होता है, इसलिए हर एक सेल का सेल ऑर्गेनल उस सेल के लिए काम कर रहा होता है कि भैया जो भी जरूरी चीजें हम बनाएंगे और अपने सेल को देंगे और अपने सेल को जिंदा रखने में मदद करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल काफी सिंपल है, वो जहां पड़ा रहता है वहीं पड़ा रहता है। लेकिन हम तुम भागते हो, दौड़ते हो, काम करते हो, बहुत सारा काम हमारे बॉडी के अंदर एक साथ चल रहा होता है। तो इसीलिए सेल ऑर्गेनल, हर एक सेल के पास भी ऑर्गेनल्स दिया गया कि चलो भाई इसका जो काम है बहुत अच्छे से हो सके। बड़े ही, जैसे बनाना कोई खाना को पचाने वाला एंजाइम है, तो कोई ऐसा एंजाइम ना बन जाए जिससे हम अपने ही सेल को डैमेज कर दे। तो ये सब है, समझे कि नहीं। इसीलिए एकदम प्रिसाइज वे में काम हो, बहुत अच्छे से काम हो, इसीलिए क्या किया गया, सेल का ऑर्गेनल बनाया गया, ठीक है। और वो सेल का ऑर्गेनल, हर एक सेल के ऑर्गेनल को काम दे दिया गया, और वो किसके लिए काम करता है, अपने सेल के लिए, कि मेरा सेल जीवित रह सके, है कि नहीं। चलिए आगे देख, कहता है कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज, बहुत सारा केमिकल एक्टिविटी हमारे अंदर चल रहा होता है, टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आप एक प्रोकैरियोटिक का सेल देखो और एक अपना सेल देखो, आपको पता चलेगा। प्रोकैरियोटिक जैसे कि बैक्टीरिया एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है और एक सिंगल सेल का बना हुआ है, हम तुम करोड़ों सेल से बना हुआ है। वही बोल रहा है, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसको सपोर्ट करता है, ये कौन, सेल ऑर्गेनल, इनके फंक्शन में सपोर्ट करता है और इनके स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करता है। टू कीप दीज एक्टिविटीज, दिज सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, इस एक्टिविटीज को, इस केमिकल रिएक्शन को बनाए रखने के लिए, फंक्शन को करते रहने के लिए कॉम्प्लिकेटेड, हमारा जो सेल है वो छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का यूज करता है, जिसका नाम है दोस्तों सेल ऑर्गेनल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, विद इन द सेल प्रेजेंट होता है। ये मान लो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में कौन बैठा है, सेंटर में बैठे हैं न्यूक्लियस, अच्छा। और यहाँ पे छोटू छोटू सा कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, कोई क्लोरोप्लास्ट, कोई इंडोप्लाज्मिक, कोई कुछ, और ये क्या करेगा, सेल को मदद करेगा, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर उनको मदद करेगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूं अब कि क्या है। देखो इधर जो भी मैंने लिखा है वो सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड। आगे हम इन सबको पढ़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हें एक बार बता दे रहा हूं। ये इधर जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, कोई दिक्कत है। चलो बाकी सब मेम्ब्रेन बाउंड। चलो आगे चलते हैं, एक बार देखिए, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोस्तों सेंटर में प्रेजेंट होता है हर एक सेल के, हर एक सेल के कहाँ होता है, सेंटर में। चलो एक एक ना कोई सेल उठा के ले आते हैं अच्छे से और उसी सेल पे चर्चा करते हैं, देखते हैं यहाँ आता है कि नहीं, तुम्हारा बात मानता है कि नहीं, या ये बदमाशी करता है। बेस्ट, आ गया दोस्तों, आ गया सेल। चलो अब तुम यहां से देखो, सेंटर में कौन है, अरे भैया जी ये देखिए, ये सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस। तो अब हम अगला लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका भी काम होता है प्रोटीन बनाने का, इसके पास कुछ, और लिपिड भी यही बनाता है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे, ये इंडोप्लाज्मिक, ये दो तरीके होता है, स्मूथ होता है इंडोप्लाज्मिक रफ, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर गोल्जी बॉडी को देखेंगे, देखो खोजिए खोजिए कहाँ है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी किधर गया, किधर गया, ये है गोल्जी बॉडी, देखो यहाँ है गोल्जी बॉडी, यहाँ, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी देखेंगे, फिर लाइजोसोम देखेंगे, देखिए ये है लाइजोसोम, लाइजोसोम का क्या काम होता है वो देखेंगे। वैक्यूल मैंने बताया ये स्टोरेज का काम करता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड का क्या काम होता है, वही क्लोरोप्लास्ट, खाना बनाने का, प्लांट के अंदर होता है, सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, वन एंड ओनली प्लांट के अंदर, नॉट इन एनिमल। माइटोकॉन्ड्रिया सब के अंदर होता है, प्लांट और एनिमल। ये प्लास्टिड खाना बनाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या करता है, ब्रेक, क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया फूड को ब्रेक करता है। एक एक, अब हम ना आगे आने वाले चैप्टर में
आने वाले लेक्चर में हर एक टॉपिक को एक एक करके, जैसे एक में न्यूक्लियस को देखेंगे, एक में एंडोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे हर एक टॉपिक को। फिर हम देखेंगे राइबोसोम, ये सब के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक। बाकी ये जितने मेम्ब्रेन बाउंड आपको दिख रहे हैं, ये जितने दिख रहे हैं, ये सब किसके अंदर होते हैं? ये सब किसके अंदर होते हैं बताओ? बताओ भाई, ये सब होते हैं प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, कहाँ दिमाग मेरा चला गया? ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे वाले कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। ठीक है, आने वाला जो लेक्चर होगा वो बेटा न्यूक्लियस का होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए। ये लेक्चर आपको आने वाले चैप्टर्स में, या सेल के बिना तो खैर कोई चैप्टर नहीं पढ़ सकते, और आने वाले लेक्चर्स में आपको हेल्प करेगा। इसके बिना आपको समझने में हो सकता है कि थोड़ी सी कठिनाई आए, बाकी मैं आने नहीं दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। चलो, सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल सेल, फॉल्स। क्या है? फॉल्स। क्यों फॉल्स है भैया? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल में होता है, फॉल्स। नॉट इन एनिमल सेल। क्यों है? मैंने रीजन लिख दिया। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ट्रू। सेंट्रियोल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नहीं भैया गलत है, जाके देख लो फिगर में, नहीं विश्वास। प्लास्टिड प्रेजेंट इन एनिमल सेल, गलत, प्लांट सेल। और यही ग्रीन स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, इसी का पार्ट है जो कि खाना बनाता है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ट्रू, ट्रू है बच्चों, ट्रू। न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, ट्रू। इनके न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक सेल के पास नो न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट। क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म, और इनके न्यूक्लियर रीजन को हम क्या नाम देते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये याद कर देना, ये याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। कोई भी आपको दिक्कत हुआ हो, कहीं भी समझने में दिक्कत हुई हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। हमारे आर्य पाठशाला को जाके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और तो और आप जाके टेलीग्राम पे जाइए, जहाँ पे आपको लेक्चर्स के नोट्स मिलेंगे, और टेलीग्राम पे कुछ समय के अंदर हम आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करना चालू करेंगे। बने रहिए दोस्तों, हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। वादा है हमारा कि आपको हम टॉपर बनाएंगे, और आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, चाहे वो आपके किसी भी सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन हो या कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप अगर कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, को किसी भी तरीके, चाहे किसी ओलंपियाड में बैठते हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये हमारा वादा है। चलिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।